नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में मैंने इस बाइक से एंट्री क्यों की। तो उसकी वजह साफ है कि जब आप गांव-गांव में घूमना चाहते हैं, गांव-गांव में गुजरात के जो स्थानीय जो शिल्प है, जो संस्कृति है, उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस बाइक से मैंने इन गांव-गांव को देखने की कोशिश की हुई है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुजरात का वो हस्तशिल्प जिसके न केवल देश में दीवाने हैं बल्कि देश से बाहर दुनिया में लोग दीवाने हैं। और एक संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा है वो किस तरीके से तय हो रही है, किस तरीके से माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो एक विज़न देखा था, उन्होंने जो एक आत्मनिर्भर भारत और एक जो विकसित भारत की जो एक नींव रखी हुई है, कैसे उस नींव पे एक बुलंद इमारत तैयार हो रही है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। अपने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसा गांव, या यूं कहें कि ऐसे गांव में से एक ऐसा गांव जिसमें हम देख रहे हैं कि न केवल गांव आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि जो हस्तशिल्प है, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोकप्रिय हो रही है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। गुजरात के कच्छ जिले का एक गांव है हुडको, और उस हुडको गांव में किस तरीके से लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दिव्य स्वप्न है उसको हम साकार होते हुए, चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। तो चलिए करवाते हैं इस गांव के दर्शन। जिन खोजा तिन पाइयां, यानी कि हम जितना खोजते हैं, जिसको खोजने की कोशिश करते हैं, हम उतना पाते हैं। गहरे समंदर में जब उतरते हैं तो मोतियों को हम प्राप्त करते हैं। और दरअसल जब आप कोई स्टोरी कवर कर रहे होते तो बात सड़कों पर निकलने से या सड़क पर किनारे खड़े होने से आप पूरी चीज़ों को भाप नहीं पाते हैं। और जब हमने गुजरात की यात्रा की और जब हम गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, अगर हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं तो हमें गांव में जाना पड़ेगा। और गांव में जाके ऐसा लगता है कि वाकई हर एक घर में किस तरीके से ये हुनरबाज हैं, ये कलाकार हैं, ये शिल्पकार हैं, और इतना अच्छा हस्तशिल्प की वाकई देखने को मन करता है। और इनके कदरदान सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया है। अब देखिए ना, हमारे पास ये बैग है और ये कई सैंपल पड़े हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रूर उसको दिखाएं। ये कई सैंपल हैं और ये मैं बताऊं कि इसमें कोई मशीन का डिज़ाइन नहीं है, ये सब कुछ हस्त निर्मित है और हर तरीके का है। लैपटॉप वाला बैग भी है और वो भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए लैपटॉप का बैग भी है। तो मैं सिर्फ इसलिए इन चीज़ों को दिखा रहा हूं कि लोगों की ज़रूरत को देखते हुए और इन लोगों ने लोगों की ज़रूरत से अपने हुनर को मिलाते हुए ये काम किया है। अब इसमें हम ये बता दें, इसमें पूरा का पूरा गांव, अलग अलग समुदाय की महिलाएं, सब लोग जुड़ी हुई। मसलन अगर हम ये आपको दिखाएं पर्स, तो इसके सामने की जो आप एम्ब्रॉयडरी वर्क ये जो देख रहे हैं, यहाँ की जो अहीर और रब्बानी जो समुदाय की जो महिलाएं हैं वो ये काम करती हैं, ठीक है। लेदर का वर्क ये हमारे भाई जो यहाँ बैठे हुए ये कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे कह दें कि जैसे ये वर्क है जिसमें शीशा लगा हुआ है, तो ये मारवाड़ी जो समुदाय की जो महिलाएं हैं वो ये काम करती हैं। यानी कि एक बात देखिए, एक गांव में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके परिवार हैं जिनके अलग अलग अपने काम हैं और इस काम में जो सिद्धहस्त हैं वो परफेक्ट हैं। और परफेक्शन की जब बात आती है तो कोई काम एक दूसरे को नहीं सौंपता बल्कि जिसका जो कार्य है वो ये कार्य कर रहे हैं। पूरा का पूरा हैंडमेड है। ये देखिए पर्स छोटे से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क कर दिया और यही बड़ा आकर्षक पर्स बन गया है। तो लेदर के वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी को जोड़ना और एम्ब्रॉयडरी में भी कुछ और अच्छी उन्नत तकनीक, जैसे मैंने कहा ना, ये शीशे का वर्क लगाया, कितना अच्छा सुंदर बन गया। और ये जो सिलाई है ना, ये सब कुछ हैंडमेड है, इसीलिए हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर हम जानना चाहेंगे, आप अपना नाम मुझे बताएं और ये बताएं कितनी पीढ़ियों से आपका ये काम हो रहा है। मेरा नाम धर्मेश भाई अर्जन भाई खोयला है। हमारे यहाँ 5 पीढ़ी से ये काम हो रहा है पूरा। पहले क्या होता है, हमारे दादाजी वो सब ये पहले यही काम कर रहे थे। अभी जो रणोत्सव यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, काफ़ी लोग यहाँ पे आने लगे ना, तो हमें भी नया नया आइडिया आया ये सब बनाने का। हाँ, वो सब फिर जो लोग देते थे अपना अपना, वो हम बैग सब बनाते थे। हमारे इधर तो अभी ये वाला बैग है ना जो,
ये बहुत काफ़ी चलती है यहाँ पे बॉक्स बैग। ये हाँ, ये हट बैग बोलते हैं। मैंने इसका नाम पहले ही हट बैग रखा था। मैंने इतना सोचा नहीं था ये चलेगी इतनी, अभी इतना चला ऑल इंडिया में, और बाहर भी भेजा है इंडिया से, यूएस ने, वो लंदन, उस सब जगह भेजा है। हाँ, बाकी ये बैग है एक, ये अजरक वाली है। अजरक और लेदर दोनों मिक्स में है। काफ़ी लोग इसको, ये अजरक है ना, वो काफ़ी लोग साड़ी और उससे मैचिंग करते हैं ना। हाँ, तो उसी सब ये, इसीलिए ये सब अजरक डालना पड़ता है बीच। इन लोगों के घरों में इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये देखिए रोलर गोल जो है ना एक बॉक्स है, इस तरीके की चीज़ें हैं। पहनने का कपड़ा हो, कोई आभूषण हो, हाथ में लेने वाला पर्स हो, साड़ी हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़रूरत में शामिल हैं। और वो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें हस्तशिल्प के द्वारा, यानी कि हाथों के द्वारा, उसकी कारीगरी के द्वारा बनाया गया हो तो उसकी कीमत अब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि गुजरात में किस तरीके से इसका हस्तशिल्प जो है न केवल देश में बल्कि विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। अब हमारे सामने ये उड़ने के लिए भी है, बिछाने के लिए भी है, ये रज़ाई नुमा है और इसके ऊपर जो पूरा हाथ से कारीगरी है, सारा कुछ प्रिंट है। ये तो शायद ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये दोनों ही तरफ किस तरीके से सिला गया है। और चादर हैं, तकियों के कवर हैं, सब कुछ हस्तशिल्प से ही बना हुआ है, यानी कि हाथों कारीगरी से बना हुआ है। बिजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बिजल भाई, जरा मुझे बताइए कि क्या क्या काम करते हैं आप लोग, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में बताएं। मैं ये हैंडीक्राफ्ट का, लेदर का काम करते हूँ। रजाई तो बेनू बनाते हैं घरे जी। ने, पर्स पाकिट सब आइटम, विंजड़ा आरिसा, पहला मैं विंजड़ा आरिसा बनाता था पहले, પછી રણસ તો થોડા થોડા વિંજણા આરિસા ઓછા થઈ ગયા। હવે બેકુ ને ये ઘણા चलते हैं हमारे यहाँ। रणस तो में बहुत चलती है। कोई बहनू ये बनाते हैं रजाई, हमने 30-40 वर्ष हो गया ये काम करते हूँ, लेदर का सब। बस ये काम ये चालू रहता है ना, रणस तो आता रहता है यहाँ। मोदी ने अच्छा काम किया। तो साफ साफ कहने की बात यह है कि रण उत्सव के बाद में काम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अब चूंकि एक रणोत्सव तो एक माध्यम बन गया है कि हाँ भाई काम रणोत्सव के लिए, लेकिन अब इनका काम 12 महीने चलता रहता है और ये चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। लोग हैं इनके जो बाहर बैठे हुए हैं, वो इनसे माल लेते हैं और इनके माल को बाहर तक पहुंचाते हैं। जो बाहर मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इनके सामान को लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके हुनर को इनका सम्मान मिला है, इनके हुनर को इनकी सिद्धि मिली है, सामर्थ्य बढ़ा है, शक्ति बढ़ी है, आर्थिक शक्ति बढ़ी हुई है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की बात करते हैं, तो जब हमारे गांव और समाज विकसित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो राष्ट्र, हमारा देश अपने आप स्वयमेव आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भी होगा। गांव में आज भी परंपराएं जिंदा हैं और ये कह सकते हैं तहजीब, ये कह सकते हैं मर्यादा, और ये तमाम बंधन यहाँ की महिलाओं पर मैं देख पा रहा हूँ और इनकी ये स्वेच्छा से ही है। अब चूंकि बात महिलाओं की है, उसकी कारीगरी की है, उसके हुनर की है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई मैं तो इसमें निपुण हूँ नहीं, तो मैंने बामुश्किल हमने उमा को तैयार किया कि वो हमारे सामने बताएं कि यहाँ पर किस तरह की कारीगरी वो महिलाओं के कपड़ों को लेकर कर रही हैं। तो उमा, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। तो तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये कंजरी है और ये ख़ास तौर से महिलाओं के लिए है, और जो महिलाएँ सलवार सूट पहनती हैं वो अपने आगे के लिए कर सकती हैं। ये कैसे बनता है कंजरी? हाथ से बनाती है ये सब। ये पूरा हैंड वर्क है। अच्छा, तो इसको पूरे बनाने में कितना टाइम लगता है, उसमें क्या क्या काम हुआ है? 12 महीने लग जाते। 12 महीना? हाँ, ये मोती का है ना, पूरा हाथ से बनाते। तो बहुत टाइम नहीं लग जाता है? 3-4 मिनट लगते होंगे? नहीं, इसमें 3-4 मिनट नहीं लगते। तो रोज कितना देर देते हो आप इसमें काम करने में? थोड़ा इतना बनता है रोज। अच्छा, तो आप लोग जो कपड़े पहनते हो ये आप लोग घर में ही बना लेते हो? हाँ, सब हम खुद बनाते। बताइए, जिन चीज़ों को हमारे शहरों में बहुत स्पेशल ओकेजन पर पहना जाता है, उन चीज़ों को घर में ये आमतौर पर रोज़ पहनते हैं। तो आप समझिए और हम भी समझ रहे हैं कि आखिरकार वीआईपी कौन है। ये घरों में रहने वाले लोग वीआईपी हैं या हम लोग जो इन चीज़ों के लिए देखने के लिए, इन चीज़ों को खरीदने के लिए जगह जगह इनके ढूंढते हैं कहाँ मिलती हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वाकई एक ऐसा हुनर, एक ऐसा काम जो गाँव में नहीं, शहरों में नहीं, इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है।
दरअसल ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हमारे सामने एक रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है, ये यहाँ के गांव की आर्थिक समृद्धि की कहानी को बयां करता है। आपदा में अवसर कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से हम गांव को समृद्ध बना सकते हैं। और ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरे देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर हमारा जाना ना रहता है। और मैं ये जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि हर एक गांव में एक ऐसी अनोखी कहानी होती है जिसको कि शोकेश करने की ज़रूरत है, जिसको कि लोगों तक बताने की ज़रूरत है, पहुंचाने की ज़रूरत है। और अगर ये कहानी वहां तक पहुंच जाती है तो लोग खुद उस गांव को देखने आते हैं, वहां की चीज़ों को समझने आते हैं, यानी कि एक मंच देने की ज़रूरत है। और ये मंच माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा जब से रणोत्सव शुरू किया गया है तब से ये मंच यहाँ के गाँव को मिल चुका है। और दरोडा के जो रणोत्सव के जो क्षेत्र के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर आपको ऐसे लगातार हट मिल जाएंगे देखते हुए। और ये महज एक रिजॉर्ट नहीं, ऐसे हर गाँव में रिजॉर्ट बने हुए हैं, इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। और जो बड़े बड़े शहरों में जो नौकरी कर रहे थे वो लोग यहाँ पर आकर अपने इस काम को संभाल रहे हैं। तो हमारे साथ पुंजा खोयला इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इस गांव के रहने वाले हैं और आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है कच्छ यूनिवर्सिटी से। अब आप हमें जरा बताएं, इन रिजॉर्ट्स को जब आप बनाते हैं तो किन किन बातों का खासा ख्याल रखते हैं? जी, इस रिसोर्ट को बनाने के लिए हमें पहले तो मिट्टी के ईंटों की ज़रूरत रहती है जो हम लाते हैं हमारे तालाबों से। ये पूरा बन्नी एरिया जो है ये मालधारी एरिया है। यहाँ पर पानी तो अब तो श्री नरेंद्र मोदी की बदौलत से अब तो पानी सबके घर में आता है। पहले हम कुआं खोद के वहाँ से पानी निकालते थे, तो पहले का सिस्टम यही था कि भैंसों को वहाँ ले जाना और शाम को निकालना। इसी प्रोसेस की वजह से वहाँ की मिट्टी जो है, तालाब की मिट्टी है, वो चिकनी बन जाती है मिक्स होके। उसी मिट्टी से फिर हम ईंटें बनाते हैं, ईंटें बनाकर मकान बनाते हैं ईंटों का। फिर उस पर लिपन किया जाता है, गोबर और मिट्टी मिक्स करके लिपन करके फिर उस पर मड वर्क और पेंटिंग सब होता है। और उसके ऊपर हम लकड़ी लगाकर घास लगाते हैं, जो हमारा ही बन्नी का ग्रासलैंड कहते हैं जिसे, वहीं का घास ऊपर लगा दिया है हम। जब मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं और हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे वो जरा इसको थोड़ा सा धीरे धीरे पैन करते रहें। दरअसल ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये पूरा पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें पर्यावरण के खिलाफ यानी कि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। पहली बात तो हम ये कहें, यहाँ की मिट्टी है, उसी मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाते हैं, मिट्टी की ईंटें होती हैं, उससे वो दीवार बनती है। दीवार बनने के बाद में जो ऊपर जो आप घास देख रहे हो वो यहीं लोकल में जो घास जंगलों में मिलती है उस घास का इस्तेमाल करते हैं। उसकी छत आप देख रहे हैं, छत के नीचे एक लकड़ी लगी हुई है और इसके ऊपर जो लेपन किया गया वो गोबर, कागज़ की लुगदी बना के उसकी मिट्टी को बना के और फिर इसका लेपन किया जाता है। जब लेपन कर दिया गया, इसको आप देख रहे होंगे, उसके बाद में फिर काम आता है इसके ऊपर पेंटिंग का, यानी कि जो पेंटिंग हो रही है वो भी यहाँ पे जो कलर्स होते हैं उन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है लोकल में, जो कि पर्यावरण के पेंट नहीं है। इसको आप मत समझिए कोई केमिकल है, यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सारी बातों में एक चीज़ समझ में आ रही है, वो ये कि गांव को गांव रहने दीजिए, गांव को शहर मत बनाइए। गांव का विकास तो करिए, लेकिन गांव की जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो उनकी अपने प्रकृति के प्रति जो उनकी एक प्रेम की भावना है, एक समरसता की भावना है, उस प्रकृति के साथ आप जीने की कोशिश करिए। प्रकृति के खिलाफ अगर जाएंगे तो जैसे शहरों में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वैसे गांव में हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? तो जैसा मैंने बताया, इन कॉटेजेस में यहाँ पर आकर एक अलग शांति है, सुकून है। कह सकते हैं कि प्रकृति के करीब आने पर जो एक खुशी महसूस होती है वो महसूस हमें इन कॉटेजेस में हो रही। पुंजा हमारे साथ हैं। पुंजा, आप ये माइक लो और आप बताओ कि इसमें यहाँ पे क्या कुछ खास है, इसके बारे में बताइए आप। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेंट किया हुआ है। ये कलर भी हम नेचुरल यूज़ करते हैं, पूरा हाथ से किया हुआ है ये। और इसके ऊपर ये लिपन भी किया हुआ है, ये भी पूरा गोबर और मिट्टी का मिक्स करके हम इसके ऊपर हाथ से ही पूरा ये लिपन करते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मड वर्क किया हुआ है, ये मड वर्क भी पूरा हम हाथ से करते हैं। ये इसकी मिट्टी की भी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि पेपर वगैरह मिक्स करके हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं, फिर हम हाथ से ही ऐसे ये डिज़ाइन बनाते हैं। उसके ऊपर कलर हो गया, फिर हमने उसके ऊपर मिरर लगा दिया, तो ये बन गया एक कंप्लीट डिज़ाइन, एक देसी डिज़ाइन कह सकते हैं आप।
और ये कॉटेज पूरा मतलब मिट्टी का बना हुआ है। इसे आप प्रकृति के अनुकूल कह सकते हैं कि ये सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। हमारे दर्शक ज़रूर इस बात को समझ रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि हर कोई अपने गांव में एक आशियाना बना ले, और गांव में जब आशियाना बना लेंगे तो उसकी आपको कीमत समझ में आएगी। फिलहाल ये तो हम कहानी आर्थिक समृद्धि गांव के बारे में बात करें, गांव के शिल्प के बारे में बात करें, कुछ और चीज़ें हम आपको बताते हैं, चलते हैं आगे। और इसलिए चलते हैं आगे क्योंकि कहानी अभी और कुछ बतानी बाकी है। शुक्रिया पुंजा आपका हमें इस कॉटेज के बारे में बताने के लिए। तो ऐसी कई कहानियाँ जो कि हम लगातार आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। गांव में प्रकृति के अनुकूल वातावरण को तैयार रखते हुए आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है, तो वाकई जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हम एक एक चीज़ में वो शिल्प देख रहे हैं जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। छत लकड़ी और लकड़ी के ऊपर घास हमने आपको बताया, और ये पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया है। और जब हम इन दीवालों को यहाँ पर देख रहे हैं तो वाकई मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि जो ये पेंटिंग देख रहे हैं, जिस तरह की कलाकारी यहाँ पर देख रहे हैं, मन इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि जैसे अगर आप राजस्थान के इलाके में जाते हैं, मंगनियार जो लोग होते हैं उनके घर में पैदाइशी गायक ये कहानी कही जाती है। तो आज हम जब हुडको गांव में यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ के आसपास के गांव की भी अगर बात कर लें तो यहाँ पर पैदाइशी शिल्पकार है वो इसलिए कि उनके हर चीज़ में कोई ना कोई शिल्प छिपा हुआ है। वो पुरानी परंपराएं जो कहीं मृत हो रही थी, उन परंपराओं को यहाँ पर जीवन मिल रहा है। अब ये जो कलाकारी है, ये आप देख रहे हैं ना सामने, ये विशुद्ध रूप से आपको कच्छ में ही देखने को मिलेगी। अन्यत्र अगर कहीं आपको देखने को अगर मिलेगी भी तो वो यहीं से गई होगी। ये कच्छ की कलाकारी है। और जैसा हमने आपको बताया कि इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वाकई आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कहेगा वाह क्या चीज़ बनाई है। और ये हुनरमंद कहीं किसी कुछ सीख के नहीं आए, बल्कि ऐसे पुंजा जैसे लोग जो कि ग्रेजुएशन इन्होंने कच्छ यूनिवर्सिटी से की है, और ये इनके अंदर अपना हुनर था, और इस हुनर को इनके सलाम, वाकई इस हुनर को अभिवादन। ये सामने देखिए कितने अच्छी तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ। और ये कच्छ की वो पेंटिंग है जिसको वाकई जब आप देखेंगे तो आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा। कि इस मिट्टी की भी प्रोसेस है कि मिट्टी को तालाब की मिट्टी को ले लिया, उसमें पेपर भिगो के डाल दिया, गुंदर भी डाल दिया थोड़ा, फिर जाके इसकी मिट्टी तैयार होती है। फिर इस पे हम वॉल पे सेक ले लिया और ड्राइंग करते हैं पहले, फिर इस पर हाथ से वो पूरा मिट्टी का लिपन आर्ट इसे बोलते हैं वो करते हैं पूरा। फिर इस पर कलर करके इसके ऊपर मिरर लगाते हैं हम। तो ये मतलब ये हम कहीं पे भी बहुत सारी सिटीज़ में जाकर भी बना के आए हैं हम। दिल्ली मुंबई वगैरह हो गया, वहाँ पर भी जाकर बनाते हैं हम, किसी के घर के दीवारों पर बनाना हो तो, और ऐसे वॉल पीस भी बनाते हैं। मतलब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और यही एक हमारे लिए कम से कम खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे लोग, इससे ना केवल हमारी संस्कृति, हमारा जो स्थानीय जो कह सकते हैं कि जो शिल्प है वो बच रहा है, ये लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। और यही तो चाहिए। भारत का डंका इसी तरीके से जब विकसित भारत होगा तो भारत के इन गाँवों का ही डंका बजने वाला है। इस शिल्प का चारों तरफ जय जयकार होने वाली है, और यही शिल्पकार वाकई पूजे जाएंगे। आगे आने वाले वक्त में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, और ये सब कुछ मैं होता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बात तो हम हुडको विलेज की कर रहे हैं। मैं यहाँ इस हुडको विलेज में हूँ, लेकिन एक घर से दूसरे घर जा रहा हूँ। अभी हमने कहानी बताई थी एक घर की, अब हम चल रहे हैं किसी और घर में, जहाँ पे देखते हैं वहाँ पर किस तरह का शिल्प है, वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो एक और घर की तरफ चलेंगे, किसी और से मुलाकात करेंगे, उनके यहाँ किस तरीके से है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100।
आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, हस्तशिल्प और वो भी गुजरात कच्छ का, और जिसकी गूंज पूरी दुनिया भर में है, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और दरअसल इस हस्तशिल्प के चलते यहाँ के गांव समृद्ध हो रहे हैं, यहाँ के लोग समृद्ध हो रहे हैं। और कहानियां ऐसी भी है कि जो अच्छी खासी नौकरी करते थे दिल्ली में, वो लोग नौकरी छोड़कर पूर्ण रूपेण यानी कि परमानेंट इसी काम में लग गए। बुद्धा भाई हमारे साथ मौजूद है। बुद्धा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। बुद्धा भाई, ये बताइए आप भी यहाँ पे लेदर का काम करते हैं। रण उत्सव के चालू होने के बाद यहाँ के माहौल में, यहाँ के गांव में कितना चेंज आया है? जैसे हमारा लेदर वर्क है तो लेदर में हम अलग अलग नया डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसे अलग अलग ऑर्डर मिलते हैं, डायरेक्ट लोग हमसे मिलते हैं। पहले तो कस्टमर को ढूंढना पड़ता था, अब कस्टमर हमको ढूंढ रहे हैं, तो डायरेक्ट घर बैठे काम मिल रहा है सब जी। ये रणोत्सव आने के बाद जी। इसका क्रेडिट किसको जाता है? मतलब क्यों ऐसा काम हो रहा है? इसका क्रेडिट कहाँ जाता है? वो तो सर वो तो मोदी को जाएगा ना, भाजपा को ही, क्योंकि वो अच्छा किया तभी तो ये लोग का हमसे जुड़े। मतलब पहले तो एकदम गांव में बिजली भी नहीं आती थी, 15-15, 20-20 दिन। अभी तो जैसे विकास हुआ है तो सब अच्छा हुआ है। मशीन का ये घूमता हुआ पहिया बहुत कुछ संदेश दे रहा है। भारतीय सनातन परंपरा में भी जैसे कहा गया है, बैक टू वेदास, चलो गांव की ओर चलो, देश को सशक्त बनाना है तो गांव को सशक्त बनाना है, प्रकृति की ओर चलो। और हर कोई अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, हर कोई अब जैविक खेती की तरफ जा रहा है, हर कोई अब गाँव की तरफ जा रहा है। मन का सुकून पाना है तो गाँव की तरफ जाना है। और अगर भारत की सनातन परंपरा को देखना है, भारत की संस्कृति को देखना है, भारत की समृद्धि को देखना है तो गांव की ओर चलना है। और ये मशीन अब गरीबी का परिचायक नहीं है, ये मशीन अब डॉलर में पैसे छाप रही है। क्यों? जो कि मैं खुद देख रहा हूं। मैंने देखा है किस तरीके से गांव-गांव में अब हस्तशिल्प का काम आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उनके काम को सम्मान मिल रहा है, किस तरीके से लोगों के चेहरे अब मुस्कुरा रहे हैं, किस तरीके से भारत में जो गांव हैं उनके एक एक परिवार अपनी आर्थिक समृद्धि, अपनी बढ़ती हुई क्रय शक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये सब कुछ मैंने सच होते हुए देखा है। और इन सब के पीछे एक वजह है, वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सोच। और उस सोच के फलस्वरूप न केवल गांव समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि इसी सिलाई मशीन से ऐसे बैग तैयार हो रहे हैं और ये बैग किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर छाप रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब पैसा आ रहा है तो हर कोई मुस्कुरा रहा है। और ऐसी कहानी हमने आपको दिखाई अपने इस खास कार्यक्रम में। ऐसे बहुत सारी कहानियों का जिक्र हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन रमाकांत शर्मा के साथ, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।